अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का आगे ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने हाफ ब्रांचेस पढ़ लिए थे और हमने आगे उसके आगे ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, आज मैं आपको ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी से आगे कंटिन्यू करवाऊँगी जो कि हमारे पास हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, हम फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सेल बायोलॉजी तक सारी ब्रांचेस समझा दी थी और आज हमें स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी, जो कि हमारे पास ब्रांच है, 5th ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, जो कि हमने हाफ पढ़ ली थी और हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो हमने नेक्स्ट लेक्चर आज हमारे लेक्चर में मैं आगे उसको कंटिन्यू करूँगी। फर्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के बाद वो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी से आई थिंक ये मैंने आपको पहले भी समझाई है, मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, फिजियोलॉजी हमारे पास कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इस ब्रांच में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? फंक्शंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हमारे पास पार्ट्स जो होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें, हमारे अंदर जो पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं उनका क्या काम है, वो काम क्या करते हैं, उनके काम की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उनको स्टडी करना कि एग्जाम्पल दे लो, एग्जाम्पल देखो लंग्स हमारे पास ब्रीथिंग का काम है, तो सांस लेने में हमारे पास हेल्प करते हैं, तो ये फंक्शन किसका है? लंग्स का। अब इसकी स्टडी को अगर हम इसको पढ़ेंगे कि यार लंग्स का फंक्शन है, सांस हमारे पास रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे पास काम है, ये सारी चीज़ें हमारे पास लंग्स की है, तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी कहेंगे। अब हार्ट है कि हार्ट क्या? पंपिंग ऑफ द ब्लड। हार्ट में हमारे पास क्या है? हार्ट हमारे पास क्या फंक्शन करता है? हमारे पास ब्लड की पंपिंग कराता है, ब्लड को हमारे पास सारे हमारे जो ऑर्गन्स है उनको देता है, उनके ट्रांसफ़र करता है, सारा ये हार्ट का फंक्शन है। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से वो कर देती हूँ। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। प्लांट की एग्जांपल ले लो, प्लांट में स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है। अब उनका क्या फंक्शन है? रूट्स का हमारे पास क्या फंक्शन होता है? प्लांट्स में वाटर को एब्जॉर्व करना। लीव्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस के उसमें काम आते हैं, खाना बनाने में काम आते हैं। अब उनका काम क्या है, वो काम कैसे करते हैं, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फिजियोलॉजी होगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार तो मैं फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके फंक्शन को स्टडी करना। एग्जाम्पल मैंने आपको ह्यूमन बीइंग में लंग्स की दी है, लंग्स का हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, उसका फंक्शन ये है। हार्ट में पंपिंग ऑफ द ब्लड है, तो इसको स्टडी करना कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे काम करते हैं, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रांच है वो 5th ब्रांच है बायोलॉजी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने हाफ ब्रांचेस कंप्लीट कर ली थी, आज मैंने उसके आगे कंटिन्यू किया है। अब देखो, जेनेटिक्स हमारे पास कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है? द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। अब हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं जीन्स को हम स्टडी करते हैं और उनका काम क्या है? इनहेरिटेंस के अंदर इस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको मतलब पता है कि अब हमारे पास क्या जीन्स हमारे पास क्या है? जीन्स हमारे पास जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है, डेटा, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास एक पेरेंट्स है उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं ना, वो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जीन्स में होती है। अब जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक्स, अब जीन्स, द स्टडी ऑफ द जीन की स्टडी, जीन को पढ़ना एंड देयर रोल, और उसका काम क्या है? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। अब हमारे पास कैरेक्टर्स कैसे हमारे पास एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, एक लिविंग और एक पेरेंट्स ऐसे न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर कैसे उसके जीन्स ट्रांसफ़र हुए, इंफॉर्मेशन जो डेटा है, जेनेटिक जो है वो सारा कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जीन्स के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन, वो जीन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यू ऑफस्प्रिंग में वो सारी चीज़ें जाती हैं, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे फॉर्म्ड होता है। अब जेनेटिक्स क्या है? वो द स्टडी ऑफ द सिंपल, अगर आप समझे व्हाट इज जेनेटिक्स, सो यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और अगर आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है तो देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स।
ठीक है, जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा, जो हमारे पास 6th ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांचेस में कि द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स और पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स में आप ये भी देख रहे हो, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, उसका मैच करते हैं, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स से मैच कैसे करती हैं, उनके कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जाते हैं, और वो कैसे जाते हैं, इन सारे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जीन्स के थ्रू जाते हैं, उन माँ बाप के जो जीन्स होते हैं पेरेंट्स के, वो एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तभी उसका आई कलर कभी किसी के फादर से मैच करता है या किसी के मदर से मैच करता है, तो वो जीन्स उसकी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। अब उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांच भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं, अब देखो नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो कौन सी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स। वो हमारे पास ब्रांच टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसमें हम नेमिंग से, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, साइंटिफिक नेम्स जो हमने ऑर्गेनिजम्स को दिए। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये हमने एग्जांपल ली अनियन की। अब अनियन को अगर हम कॉमन नेम इसका हम बोले तो हम बोलेंगे अनियन है, ठीक है, अनियन इसका कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू दिए जाते हैं, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू अगर हम इसको, इस अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा, ठीक है। अगर अब इसकी स्टडी, अब जो हमने साइंटिफिक नेम दिया है, स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को हमने पहले क्लासिफाइड करते हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, उसके बाद उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको यहाँ पे दी एग्जाम्पल एनियन की, एनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सीपा। कैसे हमने इसका नेम दिया, पहले हमने इसको क्लासीफाई किया होगा अलग ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, देन इसका हमने एक साइंटिफिक नेम दे दिया एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ूंगी, ठीक है। अब जो स्टडी होती है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक ऑर्गेनिजम्स को खुद नाम देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, उनको क्लासिफाइड करते हैं ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और अनियन का जो हमारे पास कॉमन नेम, अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। टैक्सोनॉमी कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम नेमिंग करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, ठीक है। अनियन का अगर हम कॉमन नेम है एलियम सीपा, ठीक है, एलियम सीपा एक साइंटिफिक, हमारा इसका कॉमन नेम तो उसका अनियन है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम होगा वो एलियम सीपा, ठीक है। और वो ब्रांच जिसमें हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन इन सब के इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसका नाम कैसे दिया गया, कैसे इसको क्लासीफाइड किया गया, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। आई होप आपको ये ब्रांच समझ में आ गई होगी, जिसमें हम पढ़ते हैं नेमिंग के बारे में एंड क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अनियन की दी है, जिसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है। ये एक नाम जो है ना, हमने ये ऐसे ही हमने नहीं रहा है, ऐसे ही इसको हमने ला के रख नहीं थी, इसको हमने निकाला है किसी से, उस प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेकिन इसकी स्टडी को कि हमने ये कैसे निकाला, हमने कैसे इसको क्लासीफाइड किया ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायो में हम चलते हैं, नेक्स्ट ब्रांच में। आज हमने बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस कंप्लीट करनी है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे टाइम के हिसाब से। जो मैं आपको बढ़ाने जा रही हूँ, आपने सारी चीज़ें साथ साथ याद करनी है, ताकि बाद में आप पे ज़्यादा बर्डन न पड़ जाए। अब देखिए, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी हमारे पास कौन सी ब्रांच है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। सिंपल अगर आपसे पूछे व्हाट इज पैलेंटोलॉजी, आप बोलेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं,
ठीक है। फॉसिल्स हमारे पास आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जो डायनासोर्स वगैरह जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले एक एंशिएंट ज़माने में रहा करते थे लेकिन अब वो नहीं है इस वर्ल्ड में, ठीक है। उनके जो बोन्स होते हैं वो अंडर द अर्थ हमारे पास होते हैं, जो हम मतलब एक प्रोसेस के थ्रू उनको हम निकालते हैं और उनके बोन्स को स्टडी किया जाता है और उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास पहले ज़माने में ऑर्गेनिज्म एंशिएंट ज़माने में ऑर्गेनिजम्स थे, उनके बोन्स हमारे पास जो अंडर द अर्थ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनके स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। लेकिन उन बोन्स को जो हमारे पास पहले ज़माने में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अब नहीं है, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। अगर पैलेंटोलॉजी हमारे पास वापस मैं रिपीट कर देती हूँ, पैलेंटोलॉजी वो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो हमारे रिमेन्स होते हैं, मतलब जो बोन्स वगैरह जो हमारे पास अंडर द अर्थ मिलते हैं, उनको स्टडी करना कि ये किस एनिमल के हैं, ये किस एनिमल के हैं, कौन सा पार्ट है, क्या है, उसके जो स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर अगर वो प्लांट फॉसिल्स के बारे में होगा, अगर एक वो पिछले ज़माने के किसी प्लांट का हमारे पास फॉसिल मिलता है तो उसको पैलेंट बॉटनी कहेंगे। अगर वो हमारे पास किसी एनिमल का मिलता है, एग्जाम्पल डायनासोर वगैरह के हमारे पास बोन्स मिलते हैं, अब उनको साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उनके ऊपर, तो उसको हम पैलेंट जोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सबसे आपको सिर्फ यही मतलब पता होना चाहिए कि पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द फॉसिल्स है विच आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, दैट्स इट। यहाँ तक ही इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब देखिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास कौन सी है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। अब देखो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अब एक जगह पर रह रहे हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो हमारे इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल चेंजेस आती रहती हैं, हम उसके साथ अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं और भी हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब है वो जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो, ठीक है। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस जगह के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ अ स्टडी, वापस मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म का अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके साथ कैसे रह रहा है, कैसे उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें वो अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ साथ उसके अंदर। अब प्लांट्स की एग्जांपल ले लो, प्लांट्स में हमारे पास पहले प्लांट हमारे पास पानी के अंदर होते थे, पहले से बहुत टाइम पहले पानी के अंदर रहा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो पानी से बाहर आते गए, ठीक है। अब वो लैंड में रहते हैं। अब जब वो पानी के अंदर थे उनके रूट्स इतने स्टैब्लिश नहीं थे, अब जब वो पानी से बाहर आ चुके तो उनके रूट्स बहुत स्टैब्लिश होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत है, एब्जॉर्प्शन के लिए उन्होंने अपने रूट्स को बहुत अच्छा बना दिया। तो ये जो इन्वायरमेंट की वजह से अब वो चेंज हुआ ना उसने अपना इंट्रैक्शन जो उसका इन्वायरमेंट का था एक ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी वजह से इन्वायरमेंट की वजह से उसने अपने अंदर चेंजेस लाई। और जो हमारे पास रिलेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल से भी आपको समझ आना चाहिए, इन्वायरमेंट से जाके ये बिलोंग करता है। अब जो स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी है वो सोशल बायोलॉजी है। This branch deals with the study of the social behavior of the animals that make societies. अब इसमें देखो हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास एक बिहेवियर, सोशल अगर हम लें तो माशरती जो हमारे पास होता है, बिहेवियर क्या होता है हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से अपने अंदर चेंजेस आना। बिहेवियर जैसे ह्यूमन बींग्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारा जो बिहेवियर है हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से सोशल बिहेवियर की स्टडी को, ठीक है, उसको हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़,
ठीक है, जो हम एक जगह सोसाइटीज़ का मतलब उसका ये है कि हम एक जगह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर कम्युनिटी में रह रहे हैं, बहुत सारे लिविंग सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एक सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, अब सोशल बायोलॉजी में क्या है, दीज वो स्टेजेस को हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ द एनिमल्स का सोशल बिहेवियर के बारे में जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो सोशल बायोलॉजी कहलाती है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट ब्रांच में जाऊँगी। अगर इन चीज़ों में कोई इशू हो बेटा, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हो, मैं आपको रिपीट कर दूँगी। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी, हम उस पर आते हैं ताकि हमारी ब्रांचेस आज हमने फिनिश करनी है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो कौन सी है, पैरासाइटोलॉजी। देखो इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बस सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप ये बोल सकते हो कि ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास पैरासाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स that take food and shelter from living host and in return harm them। देखो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे पास क्या करते हैं, खाना भी लेते हैं, शेल्टर भी हमारे पास लेते हैं फ्रॉम द लिविंग होस्ट बॉडी से जिसके अंदर वो रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो पैरासाइट्स हमारे पास अगर एग्जांपल है तो वायरसेस की हम पैरासाइट्स एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि लिविंग बींग्स के अंदर देखिए होस्ट बॉडी का मतलब होता है होस्ट फ्रॉम लिविंग होस्ट, मतलब जिसके अंदर वो रह रहे। फॉर एग्जांपल हम अगर हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हमारे अंदर खाने वगैरह में अगर हमारे तो कोई वायरस चला जाता है, एग्जांपल में पैरासाइट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो वायरस की एग्जांपल आएगी। अगर हमने वो खाया मतलब हमारे अंदर चला गया, ठीक है, जाने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, हमारी बॉडी से फूड ले रहा है, वो अंदर रहता है, खाना भी लेता है, शेल्टर भी लेता है हमारी बॉडी से। जिसके अंदर पैरासाइट रहता है उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब उस होस्ट को रिटर्न में वो क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, हमें बीमार कर देगा, हमारे अंदर डिजीज़ पैदा कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाएंगे और हमारे पास सेल्स वगैरह टिश्यूज़ में ना ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। अब वो होस्ट बॉडी प्लांट्स भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी होस्ट बॉडी, ठीक है, होस्ट के अंदर उसके अंदर रहते हैं, खाना लेते हैं उनसे और शेल्टर भी उनसे रहते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, रिटर्न में उन्हें हार्म दे, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल वायरस की मैंने दी आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लो वायरसेस की एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल हम वायरसेस की ले लेते हैं, ठीक है, जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे अंदर चला गया कोई वायरस और हमारी बॉडी से वो खाना भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है, हर चीज़ हमारी बॉडी से अंदर सेल्स के अंदर से वो खुद ही अंदर रहता है, और जो हमारी बॉडी होगी उस टाइम हम उसको होस्ट कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर वो कोई भी पैरासाइट रहता हो उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, लिविंग, और वो लिविंग होना चाहिए। हम ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और रिटर्न में उन्हें नुकसान पहुंचाए, मतलब हमारे डिजीज़ पैदा कर दे और हमें बीमार कर दे, हमारे सेल्स या हमारे फंक्शन जो ऑर्गन्स है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ठीक है, तो अब जो स्टडी होती है पैरासाइट्स की उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना और शेल्टर रहते हैं लिविंग होस्ट से और उनको वापस नुकसान पहुंचाते हैं। और एग्जांपल इसकी है वायरसेस की। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट ब्रांच भी कंप्लीट हो गई। अभी हमारे पास टाइम कम रहता है, जितनी मैं ब्रांचेस कवर करवा सकूँगी मैं करवा देती हूँ, फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायो का मतलब अगर हमें पता है लाइफ होता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी, लाइफ का एक टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, deals with the practical applications of the living organism to make substances for the welfare of the mankind। अब हमारे पास इसमें क्या है,
फॉर एग्जांपल अगर हम मशीनरी वगैरह हम अपने प्रोसेस में यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह में, लेज़र टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें से कैंसर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेज़र लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्या है, मशीनरी है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। और अगर हम डिजीज़ का उसका ट्रीट करते हैं तो वो लाइफ से रिलेट करता है। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन काइंड, अपनी लाइफ को इन्हेंस करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, फिज़िक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम इसमें यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, उसकी स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये हमारे पास बहुत मॉडर्न ब्रांच बायोलॉजी है। इस पर हम आगे मास्टर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, वो मशीनरीज वगैरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डील करता है, जो हमारे पास वेलफेयर ऑफ द मेन काइंड में हेल्प करती है, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में हेल्प करती है, उसको ईजी बनाती हैं। ज़ाहिर है मशीनरी वगैरह से हम वो काम आसानी से कर सकते हैं, उसमें टाइम टेकन कम होता है। विदाउट मशीनरी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते बहुत सारी डिजीज़ का। तो मतलब इसका रिलेट है ना लाइफ से, जो हमारे पास बायोलॉजी से रिलेट करती है। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डील करते हैं विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेक सेंटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन काइंड के उसके इन्हेंस लाइफ को इन्हेंस करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो उसका जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ तक हमारी हाफ ब्रांचेस हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो गई हैं, हमारे पास कुछ रहती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर या एनी कोई भी आपको क्वेश्चन हो, सो यू हैव टू आस्क मी।